गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस में। जो अपनों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी कि हर एक एक्ट में से इम्पोर्टेंट सेक्शन बताने की, जिसमें मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के आपको कंप्लीट सेक्शन बताए थे कि जो इम्पोर्टेंट है, जो सेक्शन जो स्टूडेंट्स को टिप्स पर याद होने चाहिए। आज वो सीरीज़ आगे लेके चलते हैं जिसमें मैं आपको सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट सेक्शन बताऊंगी कि जो अपनों को पता होने ही चाहिए। देखिए, सीआरपीसी 484 सेक्शन की एक कंप्लीट तो मैं आपको एक बार में नहीं बता पाऊंगी, इसके 2 या 3 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको देखने में भी इजी लगे। और अगर आप सीरियसली जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। जब सीआरपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी 1973 मतलब द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये क्या है? एक प्रोसीजरल लॉ है। जो सब्सटेंटिव लॉ आईपीसी को क्या करती है? प्रोसीड करती है। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले दी हुई है। जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो ये जरूर लिखा करें कि टाइप्स ऑफ लॉ है, ये कौन सा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है या सब्सटेंटिव लॉ है, ताकि आपकी ये चीज़ें रिवाइज होती रहे। ठीक है, तो सीआरपीसी में सबसे पहले मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि उसका जो प्रीलिमिनरी पार्ट है, स्टार्टिंग पार्ट है, वो सब पूरा की पूरा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब अपनों को इंट्रोडक्शन ही नहीं पता होगा तो नेक्स्ट अपने आगे कैसे चलेंगे। इसलिए आपको जो हर एक एक्ट का, हर एक कोड का आपको क्या पता होना चाहिए? प्रिलिमिनरी पता होना चाहिए। इसमें भी ये पांचों की पांचों सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल बताता है, सेक्शन 2 डेफिनेशन बताता है कि जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे बेलेबल यूज़ किया गया है या कॉग्निजेंस यूज़ किया गया है, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, ये सब जो यूज़ किया आखिर इनका मतलब क्या है, तो ये हमें डेफिनेशन क्लोज बताता है। सेक्शन 3 में कहता है निर्देशों का अर्थ लगाना, मतलब कुछ भी डायरेक्शंस दिए तो उनका क्या डीम्ड किया जाएगा वो बताता है। सेक्शन 4 कहता है कि भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण, कि जो आईपीसी या कोई ऐसे अदर लॉ है जिनमें क्राइम्स बताए गए हैं उनको प्रोसीड कौन करती है? हमारी सीआरपीसी करती है। सेक्शन 5 सेविंग्स है कि सीआरपीसी कहाँ एप्लीकेबल होती है और कहाँ नहीं, ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। देन आते हैं अपने चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 6। जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता कि क्रिमिनल कोड्स कौन कौन से होते हैं, तो आप कैसे स्टडी करेंगे? इसलिए सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है क्रिमिनल कोड्स कौन कौन से हैं या क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स कौन कौन सी है। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 सेशन कोड के बारे में बात करता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में उस डिस्ट्रिक्ट का सुपीरियर कोड कौन सा होता है? सेशन कोड ही होता है। देन उसके बाद आप आ जाइए न्यायिक जुडिशरी के न्यायालय, मतलब ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। देन आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 24, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पीपी के बारे में बात करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में बात करता है। ये जो सेक्शन मैं आपको बता रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये आपको पता होने ही होने चाहिए। जैसे मैंने एविडेंस एक्ट में भी कहा था, कंप्लीट तो अपनों को पढ़ना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जिनको अपने स्किप नहीं कर सकते, जो अपनों को बिल्कुल एकदम टिप्स पे याद होने चाहिए, वो सेक्शंस मैं आपको बता रही हूँ। देन आ जाइए आप सेक्शन 27। पहले क्या होता था, जब जेजे एक्ट नहीं होता था तो सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग जुवेनाइल्स की क्या होती थी? प्रोसीजर होता था। लेकिन जब से जेजे एक्ट बना है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बना है, तब से ये सेक्शन 27 अप्लाई नहीं होता। लेकिन जहाँ पर जेजे एक्ट नहीं है वहाँ पर ये सेक्शन 27 ही अप्लाई होता है। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 28। सेक्शन 28 और 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कहते हैं कि जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट है कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, और सेक्शन 29 कहते हैं कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं, है ना। अपनों को उनका जुरिस्डिक्शन पता होना चाहिए, उनकी पनिशमेंट अपनों को पता होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 30। सेक्शन 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फाइन देने में डिफॉल्ट करते हैं तो आपको कितनी पनिशमेंट, कितना इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। उसके बाद आप आ जाइए डायरेक्ट सेक्शन 36 में। सेक्शन 36 क्या कहता है? वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, क्योंकि जब अपने किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो पुलिस ही करेगी, तो आखिर पुलिस के पास कौन कौन सी पार्ट्स हैं, कब वो अरेस्ट कर सकती है, कब नहीं कर सकती, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 39
कि ड्यूटी जो पब्लिक है, जो जनता है, उसकी क्या ड्यूटी है कि अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो ये क्या है, पब्लिक की ड्यूटी है सेक्शन 39 में। देन सेक्शन 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पुलिस वारंट के बिना कब अरेस्ट कर सकेगी। मतलब पुलिस वारंट के बिना कब अरेस्ट करेगी, जब उसके सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है, तब पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 43 कि क्या कोई प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है किसी पर्सन को, कि उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है तो क्या उसके पास राइट है कि वो एक पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, ये बताता है सेक्शन 43। और क्या मजिस्ट्रेट भी डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है, तो ये कहता है सेक्शन 44, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 46 कहते हैं कि आखिर अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है, ये बताता है अपनों को सेक्शन 46। उसके बाद आप आ जाइए सेक्शन 53A जो रेप के बारे में बताता है कि बलात्संग के अपराधी व्यक्ति को चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा, ठीक है, मतलब जो रेपिस्ट पर्सन है उसकी क्या हो जाएगी, एग्जामिनेशन की जाएगी। देन 54A है कि गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त करेंगे, शिनाख्त अपने इंडियन एविडेंस एक्ट में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी पढ़ते हैं। देन आ जाइए 57 इंपॉर्टेंट है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे के अंदर क्या है, निरुद्ध किया जाना। 24 घंटे के अंदर निरुद्ध किया जाना सेक्शन नेगेटिव में है, 24 घंटे से अधिक न निरुद्ध किया जाना, ठीक है, तो अपने पॉजिटिव लेके चलेंगे। देन सेक्शन 61 से 69 बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्मन के बारे में प्रोसीजर करते हैं कि सम्मन का प्रारूप क्या होता है, सम्मन की तामील कैसे की जाती है, ये सारे 61 से 69 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 70 पे। 70 कहते हैं कि गिरफ्तारी के वारंट का फॉर्मेट क्या होगा, ये भी अपनों को पता होना चाहिए। देन आ जाइए 72 कहते हैं कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, ये बताया है। देन आ जाइए आप प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, मतलब जो फरार व्यक्ति के लिए क्या उद्घोषणा करनी है उसके बारे में बताता है। 83 कहता है अटैचमेंट के बारे में, मतलब फरार व्यक्ति जो हो चुका है उसकी अपने क्या प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी अपनों को सेक्शन 83 बताते हैं। उसके बाद 91 से 93 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पे कहता है कि आपने पर्सन को तो सम्मन दे दिया लेकिन कोई ऐसी थिंग्स है क्या उनको भी सम्मन कर सकते हैं, ये बताता है सेक्शन 91 से 93। उसके बाद में 95 पढ़ लीजिए। उसके बाद में 97 एंड 98 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 97 कहता है सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी लेंगे और 98 कहता है कि अपहत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। एंड सेक्शन 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंद स्थान के बाहर सदक व्यक्ति क्या करने देंगे, तलाशी लेने देंगे। मीन्स कि अगर कोई घर में पुलिस को तलाशी लेनी है तो वो उसको नहीं रोकेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है। इसलिए अगर पुलिस आती है कोई इन्वेस्टिगेशन करने या कोई छानबीन करने तो आप उनको मत रोकिए, उनको उनकी ड्यूटी फॉलो करने दीजिए। देन आ जाइए सेक्शन 105 भी इंपॉर्टेंट है। आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्थाएं, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कौन सी होती है, ये अपनों को पता होनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाइए चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से है, 106 से लेके 1110 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1110 अभ्यासिक अपराधियों के बारे में बात करता है और 106 से 1110 आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। उसके बाद आपको 117 भी पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 क्या कहता है, मेंटेनेंस के बारे में कहता है कि मेंटेनेंस कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, कब फीमेल राइट रखती है कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा और कब वो राइट नहीं रखती कि उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। इसमें टाइम पीरियड क्या है, क्या एक साथ देना, भरण पोषण एक साथ भी दिया जाता है या क्या मंथ बाय मंथ भी दे सकते हैं, तो ये सेक्शन 125 से 128 कंप्लीट अपनों को पता होना चाहिए। देन आ जाइए चैप्टर 10 पे। चैप्टर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। इसमें 129 से 132 कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 133 इंपॉर्टेंट है, न्यूसेंस अगर हटाने का आदेश दे दिया है तो उसके बारे में प्रोसीजर 133 में बताया गया है। उसके बाद आ जाइए 144 न्यूसेंस और आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की पावर बताई गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 151 कहता है कि संज्ञेय अपराध
अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। अगर ऐसे लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो होने से पहले ही आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं जो ऐसा ऑफेंस करने वाला है। उसके बाद 154 से 156 इंपॉर्टेंट है। 154 एफआईआर के बारे में बताता है कि संज्ञेय मामलों में इत्तला दी जाएगी। देन 155 असंज्ञेय मामलों में एंड 156 संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की क्या क्या शक्तियां, ये तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। देन 164 कन्फेशन के बारे में बात करता है। कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 24 में पढ़ते हैं और यहाँ पर भी 164 में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 167 इंपॉर्टेंट है कि जब 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता तब क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये सेक्शन 167 बताता है। एंड 172 इंपॉर्टेंट है कि अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी, ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो भी डायरी बनाता है उसके बारे में ये प्रोसीजर बताते हैं। उसके बाद आप आ जाइए 177 से 186 सारा आपको पढ़ना है क्योंकि ये बताता है कि आपको कौन सी इंक्वायरी क्या करनी है, ट्रायल क्या करनी है, ठीक है, क्रिमिनल कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में ये बताता है। 177 से 186 आपको बताना है। फिर आ जाइए आप कॉग्निजेंस के बारे में कि सेक्शन 190 इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर 14 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मजिस्ट्रेट कब कार्यवाही शुरुआत करेगा इसके बारे में बताता है। 190 से 193 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपराधों का संज्ञान लेगा। अगर आपको कॉग्निजेंस नहीं पता तो इसके बारे में भी मैं एक सेक्शन 190 से 193 की वीडियो बना दूंगी। अगर नहीं पता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सेक्शन आपको नोट्स में एज इट इज़ बनाने पड़ेंगे और इसमें जो भी टाइम पीरियड दे रखा है या इसमें कौन से पर्सन्स की बात की गई है ये सारे आपको पता होने चाहिए। देन 197 से लेके 199 इंपॉर्टेंट है। 199 मानहानि के लिए अभियोजन के बारे में बात करता है। उसके बाद चैप्टर 15 भी इंपॉर्टेंट है 200 से लेके 203 तक, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए चैप्टर 16 में मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना 240 और 206, जिसमें 206 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि छोटे अपराधों के मामलों में क्या करेंगे, स्पेशल सम्मन करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 17 से बताऊंगी। चैप्टर 17 से चैप्टर 37 तक नेक्स्ट कंप्लीट बता दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो अपनों को टिप्स पे याद होने चाहिए। और यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। आप जुडिशरी के लिए, आप आरजेएस के लिए क्या टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं जिसमें आपको ओनली प्री की टेस्ट सीरीज़ भी आप अलग से ले सकते हैं, मेंस की भी ले सकते हैं और दोनों कंबाइंड भी ले सकते हैं, जिसमें अगर आप स्टार्टिंग में 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में मेरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो उनको जितना भी 20% डिस्काउंट होगा वो उनको मिलेगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री अवेलेबल करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच। बट कंडीशन क्या है कि उसमें 50 मेंबर्स कंप्लीट होने चाहिए। जो 50 मेंबर्स स्टार्टिंग के होंगे उनको वो टेस्ट सीरीज़ इंडियन एविडेंस एक्ट की कंप्लीट में प्रोवाइड की जाएगी और अगर कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो उसमें जितना % डिस्काउंट है उतना % उनको मिलेगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी जुडिशरी की तैयारी सीरियसली कर रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिले।